नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अरब और खाड़ी देशों के सख्त एतराज के बाद लग रहा है कि बदजुबानों पर दिनों दिन शिकंजा कस रहा है। देश और प्रदेश की सरकारें उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही हैं, बल्कि दर्ज नहीं कर रही, धड़ाधड़ दर्ज कर रही हैं, जिन्होंने धार्मिक मसलों पर भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। नूपुर शर्मा, यति नरसिंहानंद, पूजा सकुन पांडे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लोगों पर दिल्ली पुलिस ने, ये कुल मिलाकर 33 लोग हैं जिन पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं और इन नेताओं पर, नूपुर शर्मा समेत ये जो धार्मिक नेता, धार्मिक धर्मगुरु या जो पार्टियों के नेता हैं, इन पर कार्रवाई की तलवार लटकी है और ये कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बिसात बिछी है उस पर भी करेंगे और ये बताएंगे कि जेल की दाल में कहाँ काला है। ये भी बताएंगे कि एक ऐसी विधायक से भी आपको मिलवाएंगे जो आज भी कपड़े धोकर अपना पेट पालती है। बदजुबानों पर शिकंजा। ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। खाड़ी देशों, अरब देशों के एतराज के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं को ताकीद किया और उन पर कार्रवाई भी की। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं और उसी दिल्ली में आज 33 लोगों पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एफआईआर की है। इनमें नूपुर शर्मा, अलीगढ़ की पूजा सकुन पांडे, यति जो चर्चित साधु कहते हैं खुद को, यति नरसिंहानंद, सबा नकवी लेखिका हैं, पत्रकार हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान, इस तरह करीब 33 लोगों की लंबी फेहरिस्त है जिन पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एफआईआर की है। और ये अभी देर शाम ये खबर आई कि इनमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने, माहौल खराब करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए दिल्ली पुलिस। ओवैसी का सीधा आरोप है कि उन्होंने, जो दिल्ली पुलिस है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। वास्तव में कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी चाहिए नूपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की, यति नरसिंहानंद की, जो वास्तव में भड़का रहे हैं। ये नरसिंहानंद हैं, इनका एक वीडियो, पैगंबर साहब पर इनकी भी एक टिप्पणी है और इनका एक वीडियो इस समय खाड़ी और अरब देशों में खूब चर्चित हो रहा है और बहुत गंदी गंदी टिप्पणियां भी उस पर की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और दिल्ली पुलिस की जो शाखा है, अपराध शाखा, उसने कार्रवाई की है। नवीन जिंदल हैं। आज भी मैं कहीं देख रहा था इनका बयान, तो ये अभी भी इनका जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई, भी ऐंठ बाकी है, तो अभी ऐंठ इनमें बाकी रह गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ये सकारात्मक संकेत है। यही नहीं, पिछले 2 दिनों के दौरान मंथन में हमने जो मुद्दे उठाए, पूजा सकुन पांडे का मुद्दा के न्यूज़ ने उठाया, गोंडा में जिस तरीके से फकीरों को एक युवक उठक बैठक कराता नजर आया, नारे लगवाता नजर आया वीडियो में, उसमें भी उसे गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के गोविंद नगर में एक दुकानदार को धमकाने वाला एक युवक गिरफ्तार किया गया है। आज काकादेव कानपुर, जो हिंसाग्रस्त कानपुर है, वहाँ पर अब खैर हालांकि वहाँ हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सामान्य स्थितियाँ बहाल हो रही हैं, लेकिन वहाँ आज भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इस तरह के लोगों की, और सख्ती के साथ में। सबसे अच्छी बात है, मैं प्रशंसा करूंगा देश की सरकार की और उत्तर प्रदेश की सरकार की,
कि साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी इस तरह की अगर बयानबाजी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो ये बदजुबान लोग हैं, जिनकी वजह से माहौल खराब हुआ है देश का, उसको एक तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मुफ्ती नदीम अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा सुकून पांडे, जैसा कि हमने नाम बताया, ये प्रमुख नाम हैं उन लोगों के जिनकी जो फहरिस्त है ये काफ़ी लंबी है, 33 लोग हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इनमें गिरफ्तारी किसकी होती है, क्योंकि जब तक गिरफ्तारियां करके संकेत नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें थमेंगे नहीं, ये बयानबाजियां चलती रहेंगी। इसी तरीके से अगर देखें तो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब आपस में एक ऐसा ताना बाना है हिंदुस्तान में कि सब एक साथ मिल बैठकर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ऐसे लोगों के बीच वैमनस्य भड़काने वाले चंद लोग हैं, दरार डालने की ये कोशिश करते हैं। ऐसी बातें जो FIR की गई है 33 लोगों पर, उसमें पुलिस ने कहा कि इन्होंने दरार डालने की कोशिश की, इन्होंने वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। इतने गंभीर आरोप भी उसमें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ईरान के विदेश मंत्री दौरे पर हैं, इस दौरान ढेर सारी FIR होती हैं, कार्रवाई होती है। ये एक तरीके से जो विदेशों में भारत की छवि को धक्का लगा है, मुझे लगता है उसे सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। और हम ये भी कहते हैं इस के न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मंथन में हम ये भी पुरजोर मांग करते हैं और अपने पत्रकार मित्रों से भी अपील करते हैं कि कृपा करके अब बंद कर दीजिए। ये मुर्गी लड़ाने का जो शो आप लोग करते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बहुत घातक है समाज के लिए। एक हिंदू धर्मगुरु, एक मुस्लिम धर्मगुरु, लग रहा कि पूरे देश का भविष्य और किस्मत पत्रकार ही तय कर रहे हैं इस देश में। कोर्ट का काम कोर्ट को करना है, जो राजनेता हैं वो अपना काम करें, संसद अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, पत्रकार अपना काम करें। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि आप फैसला दे दें कि कहीं कहां क्या है, वो कोर्ट पर छोड़ दें। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं हमने पिछले 3 दिनों के अंदर देखा कि जो भी घटनाएं इस तरह की सामने आई उसमें एक्शन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकारों से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को जहां हैं जैसे हैं तुरंत दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये वैमनस्यता समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हमारे प्यारे देश के लिए घातक है। FIR दर्ज होने के बाद ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोर्ट्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती है, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, UAE में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। ओवैसी का एक अपना अंदाजे बयां है, वो उनका जो अंदाज है बयां करने का, दर्द हो सकता है उनके दिल में, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पैमाना मीटर नहीं कि मैं उनके दिल में डाल के चेक कर लूं। उनकी पीड़ा हो सकती है, लेकिन उनको भी संयम बरतने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आपने अपनी पार्टी के लोगों को नहीं रोका और आप दूसरे लोगों को रोकते हैं।
बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ओवैसी ने कही। कुल मिलाकर वास्तव में इस वक्त संयम बरतने की ज़रूरत है। कल हमने मंथन में समाजवादी पार्टी के एमएलसी बनवारी लाल यादव का वो बयान सुनाया था आपको, जो वो शिवलिंग पर उनकी व्याख्या थी, अद्भुत व्याख्या कर दी थी उन्होंने, मतलब निंदनीय, मतलब आग में घी का काम कर रहे हैं वो। क्या जरूरत पड़ी थी आपको कि शिवलिंग की व्याख्या करने की, कि शिवलिंग कहाँ गिरा, शिवलिंग पत्थर का था कि मांस का था? इस तरह की व्याख्या करने वाले बनवारी लाल यादव के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है। वो वही सज्जन हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इनका बयान मैं दोबारा नहीं सुनवाऊंगा, इनकी शक्ल दिखा देता हूं। कार्रवाई हो गई है, ये उल जलूल बयानबाजी। तो ऐसे लोगों को मैंने कल कहा था मंथन में ही कि ऐसे लोगों को उठाकर बंद कर देना चाहिए। तो कम से कम आज एफआईआर हो गई, और इस तरह के 1-2-4 लोग अगर जेल चले जाएं, आज मैं फिर कह रहा हूं, एमएलसी, एमएलए, नेता, भगवाधारी, दाढ़ी वाले 2-4 लोग अगर अंदर चले जाएं तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग ठंडे हो जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक, बहुत गंभीर पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार वक्त देने के लिए। माहौल कुछ भारी सा है, मन व्यथित है बिलाल साहब ये सब चीज़ों को देखकर। मंथन में आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, हम भी मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। ईरान के विदेश मंत्री भारत में हैं और 33 एफआईआर दिल्ली में। बिलाल साहब, देखिए दुर्गेंद्र जी, काफी दुख होता है, और देश के अंदर जो एक सांप्रदायिकता का वातावरण बना दिया गया राजनीतिक लाभ अर्जित करने के लिए, इसने देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब ये सब चीज समझने की है, इस पे बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं। संवेदनशील व्यक्ति इस चीज का आभास कर रहा है, इसको समझ रहा है। जो इस संबंध में कृत होना चाहिए था, सरकारों को जो कदम उठाना चाहिए था, वो भले ही थोड़ी देर उससे उठाया गया है, लेकिन फाइनली उस कदम को सरकार ने टेकअप कर लिया है, और इससे संबंधित जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कर दी गई है। एहतियात इस चीज की रखनी चाहिए, जैसा आपने कहा, कि ये घटनाएं आगे ना घटे, इसका संयम सबको बरतना चाहिए, और खास तौर से पॉलिटिकल लीडर्स को भावनात्मक भाषणबाजी से गुरेज करना चाहिए। ये मौजूदा परिस्थिति है, और सरकार को तो खास तौर से अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे देनी चाहिए कि सांप्रदायिकता पर 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। व्यक्ति किसी भी पक्ष का हो, अगर कार्रवाई संतुलित और निष्पक्ष तरीके से होगी तो समाज में इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और ये समय है जब सरकार इसकी वाहवाही भी लूट सकती है इसी कृत्य करके। सरकार को इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जब वो कदम उठाए तो उसमें निष्पक्षता का जो दर्पण है उस पर कोई किसी तरह का दाग या धब्बा नजर ना आए, ताकि वो समाज के अंदर और समाज के जो ताना बाना है उसमें एक संदेश पहुंचा सके कि जो सरकारें मौजूद हैं वो सबका प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके सामने नागरिक सब बराबर है। तो इस चीज का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। आने वाले समय में खास तौर से टेलीविजन चैनल्स को धार्मिक डिबेट से बचना चाहिए, और खास तौर से उन एंकर्स को जो मुर्गे लड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके। जी, निश्चित तौर पर ये इस विषय पर लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई पत्रकारिता की भूमिका ये थोड़ी रह गई कि किसी चीज को आप उकसाइए। 2 धर्मों के तथाकथित धर्मगुरु, मैं सारे लोगों को तो नहीं कहता, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग तथाकथित हैं कि वो बहुत ज्यादा उनका धार्मिक ज्ञान, मैं उस पर बहुत मुतमईन नहीं हूं कि भाई इतना धार्मिक ज्ञान है, वो चर्चा करने आ जाते हैं। टीवी पर थोड़ी चर्चा करके कोई हल हो सकता है। भाई ठीक है, कोई एक्सपर्ट है, विषय विशेषज्ञ है, किसी धर्म विशेष का स्कॉलर है,
आप उसका व्यू ले सकते हैं, लेकिन डिबेट का क्या मतलब है? जो संवेदनशील इशू हैं, जो बेहद संवेदनशील हैं, उन पर डिबेट क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता। खैर, अब बहुत सारे तर्क इसमें हमारे साथी दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और यही इसी का परिणाम है बिलाल साहब की ये चीज़ें सामने हो रही हैं। अब अगर देखा जाए, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था कि भाई ये तमाम सारे लोग इस तरह भी चीज़ों को ट्विटर पर मैं देख रहा था कि तमाम सारे लोग उसको उलट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इराक ने या कतर ने या अन्य देशों ने जो एतराज़ जताया तो वो कह रहे हैं कि भाई उनकी औकात क्या है। अब एक नया बिंदु छेड़ कर रख रहे हैं। वो अजीब सी बात है। और हम देख रहे हैं टीवी जिम्मेदार टीवी चैनलों के लोग हैं, वो अजीब बात कर रहे हैं। वो गिना रहे हैं कि भाई हमारे अगर कतर की आबादी 29 लाख है तो 7 लाख लोग हमारे हैं, वहाँ की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अजीब सा माहौल क्रिएट करके जो काम ये पॉलिटिकल लोग या जो जिनको हम कहते हैं कि धर्म का चोला ओढ़कर जो लोग ये कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक काम ये लोग कर रहे हैं जिन्हें पत्रकार कहते हैं। और वो अब एक नए तरीके से उकसाने के एक नया एंगल, एक नया बौद्धिक लड़ाई छेड़ने पर तुले हुए हैं। अरे वस्तुस्थिति एक अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जाके लड़ाई करने लगेंगे जाके। वो विश्व के बहुत बड़े नेता हैं और उनको सारी चीज़ों को पता है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। और यही वजह है कि बहुत सलाहियत से चीज़ों को किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री की उनसे बहुत एक अच्छी मुलाकात, इन सब तमाम चीज़ों का पटाक्षेप करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बिलाल साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक एफआईआर के सिवा जो मुख्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको किस नजरिए से देखेंगे? देखिए दुर्गेंद्र जी, दरअसल अगर आप माहौल के अंदर एक टेम्परेचर को देखें तो काफी टेंस टेम्परेचर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें, चाहे वो ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें या फिर यूट्यूब चैनल्स पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, टेम्परेचर काफी मेंटेन है। दरअसल सरकार बहुत ही कूल फॉर्म में जाकर इसको हैंडल करना चाहती है और वो इसको बहुत ही माइन्यूटली रीड कर रही है और वो ये चाहती है कि पहले टेम्परेचर डाउन हो जाए ताकि वो उसको अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो उसको एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सरकार चल रही है और बहुत ही कूल टेम्परेचर के अंदर वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्राइव करेगी और सरकार मन बना चुकी है जो उसे करना है। इससे संबंधित जो डायरेक्शंस हैं वो पुलिस गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस को दी जा चुकी है और सरकार वक्त पर सही कदम उठाएगी और ये कदम वक्त पर ही उठाया जाना चाहिए। अगर इसमें भी फिर मिसहैंडलिंग हुई तो एक और बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इससे इतर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। दरअसल अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को आप रीड करें तो धर्म पर जो बात करने का अधिकार है वहां शंकराचार्य को है और शंकराचार्य तो आज तो खामोश है। अब हर आदमी तस्बीह और माला लेके घूम रहा है। वही मुस्लिम धर्म में ये जो धर्म की व्याख्या का काम है मुफ्ती कर सकते हैं, ये धार्मिक बड़े उलमा कर सकते हैं। उनका तो कुछ आता पता नहीं, नए लोग तस्बीह लेके घूम रहे हैं, माला लेके घूम रहे हैं। तो जब आप धर्म के धार्मिक आड़ के अंदर आप जब सत्ता के लॉयल बनना चाहते हैं, जब सत्ता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लॉयल हैं, तो ये सब चीजें घटती हैं। और जब आप सत्ता के नशा को दिमाग पर हावी कर लेते हैं तो ये चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती हैं। तो ये सब उसी साइकोलॉजी से घट रहा और जो सत्ता के नशे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता वही आगे चल के बड़ा व्यक्ति बनता है। ठीक बात है। लॉयल इनको समाज के प्रति होना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रति होना चाहिए, हमारे प्यारे भारतवर्ष के प्रति होना चाहिए कि भाई लॉयल समाज के प्रति रहो, हिंदुस्तान के प्रति रहो और उस ऊपर वाले खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, वाहेगुरु उसके प्रति लॉयल होना चाहिए। तभी जब ईश्वर के प्रति व्यक्ति लॉयल होगा तभी आप समाज, देश, कौम और गली मोहल्ले के प्रति लॉयल होंगे, अपने लोगों के प्रति लॉयल होंगे। अपने लोगों से मुराद ये कि जो लोग आपके अपने हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उनकी बात
है। तो कुल मिलाकर स्थितियां अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ सरकार और जो मशीनरी है, बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मशीनरी है बहुत मतलब आहिस्ता से चीज़ों को करना चाहती है, और यही मैच्योरिटी भी है। सरकार केवल उस तरीके से किसी जोश में नहीं सोचती, क्योंकि सरकार का एक मसला अलग है और जोश खरोश वाले जो नारे लगाने वाले कार्यकर्ता वो अलग हैं। सरकार भले ही उस पार्टी की हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पार्टी चलती उस तरह सरकार चलती, दोनों अलग अलग सिस्टम हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की बिसात की। चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई 16वां राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान किया जाएगा, 15 जून को इसकी अधिसूचना जारी होगी और 29 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। मतदान जैसा हमने बताया कि आपको 21 जुलाई को होगा और उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है 24 जुलाई को, तो इससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना जरूरी है। दिल्ली के अलावा कहीं और नामांकन नहीं होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग से मतदान के लिए जो एक पेन दिया जाएगा, उसी पेन का उपयोग हो सकता है। दूसरा पेन अगर कहीं इस्तेमाल किया तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। अब इस जो चुनाव है इसमें कौन लोग मतदान करेंगे? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, केवल उनको छोड़कर जिन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। इसी तरीके से विधान परिषद और विधानसभा के सभी सदस्य, जो राज्यों के विधान परिषद और विधानसभा हैं, उनके सभी सदस्य मतदान करेंगे। उनको छोड़कर जिनका मनोनयन होता है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। वीडियोग्राफी कराई जाएगी, तमाम सारे इंतजाम किए जाएंगे और देश के अन्य राज्यों में तमाम जगह जगह देश के प्रत्येक राज्य में मतदान की व्यवस्था होगी। वहाँ से बैलेट बॉक्स दिल्ली आएंगे और फिर इसका मतगणना होगी। अब कुल मिलाकर चुनाव की बिसात है, चुनाव की घोषणा हो गई। अभी राष्ट्रपति एनडीए का है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछली बार एनडीए के पास 21 राज्य थे, इस बार वो घटकर 17 रह गए हैं। पिछली बार एनडीए के पास ठीक ठाक जो 65 से ऊपर मत का जो वैल्यू है वो थी, इस बार वो 48 के आसपास है। यानी उनको बहुमत के लिए उनके पास जो 2.2% मत उनको और चाहिए। इसके लिए एनडीए को अगर वो सर्वसम्मत से या बहुमत के साथ में अपना राष्ट्रपति चुनवाना चाहते हैं एनडीए, तो अपने उम्मीदवार के लिए वो उनको 2.2% वोट और जुटाने पड़ेंगे। पिछली बार उनके पास भरपूर वोट थे और एक दलित कार्ड उन्होंने खेला था रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाकर। लेकिन और कांग्रेस को भी संदेश भेजा गया था कि भाई आप सहमत जता दो, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और इस समय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो पार्टी से डिस्कस करके आपको जवाब देंगे। और अंततः उन्होंने मीरा कुमार को, दलित और महिला, एक और 4 कदम आगे बढ़कर मीरा कुमार को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। हालांकि वो हार गई, लेकिन कांग्रेस कतई एनडीए को यह माइलेज लेने देने की का जो एक रास्ता है वो नहीं छोड़ना चाहती थी। 2022 के चुनाव में कुल मिलाकर जो मतदाता हैं वो करीब 4809 मतदाता इसमें हैं, अलग अलग तरीके से जो वोट करेंगे। इसमें करीब 4220 जो हैं वो विधायक हैं, बाकी 772 सांसद होंगे दोनों सदनों के मिलाकर। तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो बिसात बिछी है राष्ट्रपति चुनाव की, उसमें 2.2% जो वोट चाहिए और अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार जिताने के लिए वो कैसे कांग्रेस के खिलाफ वो कैसे एनडीए के लोग मैनेज करेंगे। तो इसका सीधा गणित है कि बीजू जनता दल, बीजू पटनायक
कि बेटे नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेडी का समर्थन चाहिए होगा और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन चाहिए होगा, जो आंध्र प्रदेश में इस समय सत्तारूढ़ है और उनके विधायकों की संख्या बहुत जबरदस्त से ज्यादा है। टीआरएस की भी जरूरत होगी, लेकिन इस बार जो माहौल बना है उसमें टीआरएस का समर्थन एनडीए को मिलना ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव इस समय थोड़ा सा बिदके हुए हैं एनडीए से और लगातार वो विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी नज़दीकियां हैं। तो अगर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी एनडीए के साथ आती है तो वो अपना उम्मीदवार क्लियर कट बहुमत से जिताने की स्थिति में आ जाएगी। बाकी अगर बीजेपी के साथ देखें तो कई चीज़ें पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उसके माइनस हुई हैं। अकाली दल उससे अलग हुआ है, शिवसेना उससे अलग हुई है। पिछली बार दलित और चूंकि रामनाथ कोविंद बिहार के ही राज्यपाल थे तो उस नाते नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया था। इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी उनका समर्थन करेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन तमाम गुणागणित अलग अलग तरीके से चल रहा है। अभी विपक्ष को देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष चीज़ों को मैनेज कर पाता है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी राष्ट्रपति 16वें कौन होंगे, क्या समीकरण है, इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एनडीए, यूपीए और जो विपक्ष है उसमें अलग अलग तरीके की चर्चाएं और समीकरण बनने लगे हैं, यानी विसात बिछ गई है। राष्ट्रपति चुनाव का ब्रेक पर जाने से पहले हमने गुणागणित बताया कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल भाई, पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है उसे कैसे अलग देखते हैं और कौन से प्रमुख चेहरे जिनकी चर्चा है एनडीए की तरफ से या यूपीए या विपक्ष की तरफ से, कौन सा चेहरा आ सकता है? आप दिल्ली में हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारी जानकारियां आपके पास होंगी। ये और जो भी नाम चर्चा में है उसके पीछे क्या तर्क है, वो क्यों बनेंगे राष्ट्रपति या क्यों उम्मीदवार हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपडेट कीजिएगा क्या क्या
हो रहा है दिल्ली में? देखिए गोविंद जी, इस समय जो परिस्थितियां हैं, अगर उसको आंकड़े के एतबार से देखा जाए तो यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे के पक्ष में है। उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, इसमें थोड़ी बहुत कमी है जिसका आपने जिक्र किया कि वाईएसआर और बीजू जनता दल, और अगर जरूरत पड़ी तो अकाली दल के माध्यम से भी जुटाया जा सकता है। कि मौजूदा परिस्थितियों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं ऑब्जर्वेशन, अपनी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहूंगा, कि जब पिछली बार के इस मुकाबले और आप इसकी तुलना करें तो रामनाथ कोविंद को जब ला गया था तो ये किसी को आभास नहीं था कि ये नाम सामने आ जाएगा। और मोदी जी खास तौर से जब इस पद के लिए नाम रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी है जस्ट लाइक कि टेकिंग रैबिट आउट ऑफ हैट, कि एक जादुई कैप के अंदर से आप एक खरगोश को निकाल रहे हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो कौन सा नाम होगा, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अगर आप देखें तो यकीनन चुनाव से अगर इसकी तुलना करें आगामी चुनाव से, तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो नुपुर शर्मा की वजह से जो डैमेज हुआ और जो गल्फ कंट्रीज के अंदर इसका एक गलत मैसेज गया, तो अगर आप इस परिस्थिति को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप देखें तो हो सकता है कोई एक माइनॉरिटी चेहरा देने की कोशिश करे और उस प्रेसिडेंट के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर ये संदेश देना चाहे कि हिंदुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो एक मैसेज गया है इंटरनेशनल लेवल पर, वो परसेप्शन गलत है। ये एक मेरे को हंच लग रहा है, और जिसके अंदर मेरे को आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसा चेहरा नजर आते हैं जिन पर दाव खेला जाता है। वही कंटिन्यू करिए बिलाल साहब, कहीं लग रहा है कुछ अवरोध है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, दूसरा, अगर आप मैंने अभी कहा कि आरिफ मोहम्मद खान बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव सेंस से बोल रहा हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में कौन इस पद पर आ सकता है। ये डिपेंड करेगा अप्रोचेस पर कि किस परिस्थितियों से आप राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो एक होता है आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिप्लोमेटिक भूमिका में भी होता है। जो भारत को आज एक डिप्लोमेसी की जरूरत है, जो जिस तरह से एक गल्फ कंट्रीज में, अरबन कंट्रीज के साथ भारत के जो रिश्तों में एक तनाव पैदा हुआ नूपुर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, इस डैमेज कंट्रोल के चलते माइनॉरिटी एक एंगल बनता है। लेकिन अगर आप इसको आदिवासी दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक हमें देश के अंदर कोई भी ऐसा एक आदिवासी बैकग्राउंड से राष्ट्रपति नहीं आया है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियों को सूट भी करता है। उसका प्रभाव झारखंड में भी है, गुजरात में भी पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये वो बेल्ट है जहां से एक आदिवासी राष्ट्रपति के चेहरे को लाया जा सकता है। बाकी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और उसमें संघ की भी सहमति होनी चाहिए कि वो किस चेहरे को उतारना चाहती हैं। लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो आनंदीबेन पटेल एक महत्वपूर्ण नाम जरा था। ठीक बात है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही। अब अगर कहीं महिला और आदिवासी दोनों कॉम्बिनेशन देखने लगे तो मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू एक अच्छा चेहरा हो सकती हैं, राज्यपाल हैं वो। तो इस तरीके के नाम कई हो सकते हैं। अर्जुन मुंडा भी रेस में हैं। अलग अलग तरीके से मैं देख रहा था आज सुबह से इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर राहुल गांधी ने आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी एक तरीके से हैमर किया है, बीजेपी को करने की कोशिश की है। तो जो आने वाले राज्यों में चुनाव हैं उनमें जैसा आपने खुद ही बताया कि चाहे आपका गुजरात हो, चाहे झारखंड हो,
चाहे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो, एमपी का कुछ इलाका हो, वहाँ भी काफ़ी आदिवासी बेल्ट है, राजस्थान में भी आदिवासी बेल्ट है। तो हो सकता है कि जैसे एक दलित को वो उन्होंने प्रस्तुत किया एक राष्ट्रपति बनाकर, कह सकते हैं कि भारत में चूंकि इतिहास रचने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस समय चाहेगी भी, और उनका रिकॉर्ड भी रहा है इतिहास रचने का, वो इतिहास रचते रहें। तो कुल मिला के हो सकता है कि वो ऐसा करें। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं आपके रामपुर के नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बारे में भी हैं कि वो उपराष्ट्रपति हो रहे हैं कि राष्ट्रपति हो रहे हैं। बिलाल साहब आपको तो पता होगा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी चर्चाएं उनको लेकर हैं, और आप दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अच्छा खासा दखल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ये भी नाम है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुल मिलाकर जो वो खरगोश वाली बात आपने कही, वो हैट के अंदर से क्या निकलता है, ये देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है। तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि उसी पर कायम रहें, या कोई ज़ाहिरा तौर पर जैसा आपने कहा है कि आरिफ मोहम्मद खां, चूँकि आरिफ मोहम्मद खां और जगह मुख्तार अब्बास नकवी में तुलना करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरिफ मोहम्मद खां ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी बातचीत, उनका अध्ययन, वेद पुराण कुरान हर चीज़ में उनका एक अध्ययन है, जैसा हमने देखा। तो वो एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। विपक्ष को लेकर एक आखिरी सवाल है बिलाल साहब आपसे। विपक्ष मुझे लगता है बड़ा उदासीन है, वो नहीं चाहता है कि कोई राष्ट्रपति के चुनाव से उसका कोई लेना देना है, बड़े आराम से चला रहे हैं वारा। तो विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे बिलाल साहब? देखिए, सारा खेल नंबर्स का होता है। आपके पास इलेक्ट्रोल आपके पास इलेक्ट्रोल वोटिंग की कितना कीमत है आपके पास, और ये सारे आंकड़े विधानसभाओं से होके आते हैं। तो विपक्ष तो फिलहाल उस हैसियत में नहीं है। हाँ, अपनी एक पॉस्चरिंग करने के लिए अगर विपक्ष संयुक्त रूप से कोई उम्मीदवार उतारना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन उस विपक्ष की धुरी कौन बनेगा, कांग्रेस बनेगी या ममता बनर्जी बनेगी या अखिलेश बनेंगे, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी विपक्ष आपस में बटा हुआ है। और जिस तरह से विपक्ष के अंदर बिखराव है, उसको देखते हुए लगता है कि विपक्ष के लिए सिर्फ पॉस्चरिंग के अलावा दूसरा कोई खाना नहीं है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। हमको तो लग रहा है ये कोई प्रयास भी नहीं करते हैं कि चलो भाई कम से कम बीजेडी को रोको, वाईएसआर कांग्रेस को रोको, कम से कम कुछ तो टेंशन हो, ये इसकी भी जहमत नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत सारे नई जानकारियां देने के लिए। बिलाल सब्जवारी साहब कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के पास कोई चारा ही नहीं है, पॉस्चरिंग कर सकता है, किसी को ला के एक खाना पूरी कर सकता है, लेकिन वो उसके पास नंबर नहीं है कि वो राष्ट्रपति अपना बनवा सके। खैर, हकीकत तो यही है कि फिलहाल एनडीए बहुत भारी नज़र आ रहा है। अब मंथन में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जेल की दाल में काला। ये खबर जब से आई तो दो दिनों से दो दिन से ये खबर चल रही कि भाई नींबू घोटाला। जब आज इस खबर के अंदर हम घुसे, हमने इस खबर को पूरी बड़ी तफसील से जाना, तो पता चला कि दाल में भी काला है, और बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब बाराबंकी जेल में नए जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, बाराबंकी की जेल जो उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी, वहाँ के जिला कारागार में मंत्री जी पहुँचे, और मंत्री जी का ये दौरा सुर्खियाँ बटोर रहा है। निरीक्षण में जब पहुँचे तो उन्हें इसकी जानकारी मिली कि 3 माह के दौरान जेल प्रशासन ने 2.5 लाख रुपए के 36 क्विंटल नींबू खरीदे। बंदियों से पूछा, भाई नींबू मिला किसी को खाने में? बंदियों ने कहा ना जी ना, आधा कटा नींबू भी पानी पीने तक के लिए नहीं मिला। जेल के बंदियों ने मंत्री को साफ कह दिया। तो मंत्री जी तलाशने लगे कि नींबू आखिर गए कहाँ। अब नींबुओं की खोज शुरू हो गई। इसके बाद जब बंदी लाइन लगाकर खाना ले रहे तो मंत्री जी उस लाइन में गए और उन्होंने उस लाइन में जो बंदियों को भोजन मिलता है उसको भी खाना शुरू किया। दाल ली, रोटी डुबई तो रोटी में कुछ आ ही नहीं रहा था पानी के सिवा। तो मंत्री जी ने कहा कि दाल में भी काला है, और बल्कि दाल ही पूरी काली।
तो दाल रोटी नींबू ठीक क्या था? तो ये हालत है। अब पुराने जेल मंत्री जी जय कुमार सिंह जैकी, जो अपना दल के कोटे से थे, पता नहीं वो क्या करते रहे। वो तो कह रहे थे कि सब बिल्कुल चकाचक बंदियों को हलवा मिल रहा है, बिल्कुल देसी घी वाला, और शायद बादाम भी पड़ा है उसमें। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन मंत्री जी ने जो नींबू घोटाला पकड़ा, वो अपने आप में इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने जब से गर्मी शुरू हुई है, नींबू बिल्कुल, गांव में कहते हैं ना कि राजा गुलरी के फूल हो गए, तो नींबू गुलरी का फूल हो गया। यानी गुलर का फूल किसी को आज तक मिलता नहीं है। ऐसी कहावत, ऐसा कहा जाता है गाँवों में कि गुलर नाम का जो पेड़ होता है उसका फूल किसी को नहीं मिलता, फल मिल जाता है। तो गाँव में कहते हैं ना राजा गुलरी के फूल हो गए, तो ये नींबू जो है ये गुलरी का फूल हो गया, मिल नहीं रहा, बहुत महंगा। और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हुई, सरकार पर भी लोगों ने निशाना साधा कि भाई नींबू महंगा हो गया, महंगाई का जो एपिसोड शुरू हुआ तो नींबू महंगा होने शुरू हुआ। तो मंत्री जी क्या सवाल कर रहे हैं, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे जरा उसे दिखाएं और फुल स्क्रीन दिखाएं, थोड़ा साउंड बढ़ाकर, कि क्या क्या उनको मंत्री जी को मिला वहां पे। खाने बगड़ा आ जाता है, कुछ खाते हैं। ये कोई बता नहीं रहा, ये यहाँ तो नहीं खाते सर, आप ही नहीं, ये कोई बता नहीं रहा, ये तो सामने हम देख रहे हैं और खा रहे हैं। अब 4 रोटी की बात नहीं सुनते मौके पे, तीसरी बात सुनते, एक को भी 5 रोटी नहीं मिली। सबका पेट भरता ही नहीं, ये बताओ है? कम तो नहीं भरता, कोई बताए जिसको कम भरता नहीं, कम लोग कम दिखाते हैं, ज्यादा खाने वालों से जो मांगता है ज्यादा पानी है। रोटियां 4, मंत्री जी पूछ रहे भाई रोटियां मिलती हैं? तो अच्छे मोटे तोंद वाले जेलर साहब, बहुत मोटे हैं, देख लीजिए तस्वीर में, मतलब बंदी दुबले पतले मरे जा रहे हैं, उनको गर्मी में नींबू भी नहीं मिल रहा, और जेलर साहब का तोंद गजब है भाई, आप देख लीजिए, मतलब मांस फटा पड़ रहा साइड से, हाँ बाहों से, ऐसा लग रहा पहलवान है, और बिल्कुल गामा पहलवान टाइप हैं। तो लग रहा कि सारा राशन नींबू उम्बू सब वही पिए जा रहे हैं। कुल मिला के कैदियों को कुछ मिल नहीं रहा, वो उल्टा धमका रहे हैं। मंत्री जी पूछ रहे भाई पेट भर जाता? बताओ भाई, पेट तो भर जाता है ना, 4 मिलती है 5 मिलती हैं, पेट भर जाता कि नहीं भर जाता? कौन कहेगा, अपनी हड्डी पसली तोड़वाएगा कि भाई पेट नहीं भर जाता। मंत्री जी के जाने के बाद जेल में जो पक्के होते हैं ना, सजा याफ्ता कैदी, वो जेल अधीक्षक के खास होते हैं, कुटाई हो जाएगी। मंत्री का बयान, इसके बाद मंत्री ने वहाँ क्या पाया, डिप्टी जेलर समेत 4 लोगों को वहां निलंबित भी किया गया। मंत्री का बयान सुनिए, फिर हमारे सहयोगी मोहम्मद रजी बाराबंकी से लाइव हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे कहा कि जो कैदी थाली हाथ में लिए थे, उन कैदियों से ही हमने कहा कि आप खाना लाइए इसमें। वो स्वयं खाना लेके आए और मैंने कैदियों के साथ खाना खाया और सभी जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर सबको खिलाया। ये पहली बार कैदियों ने कहा कि पहली बार कोई मंत्री हम लोगों के साथ जेल के अधीक्षक भोजन कर रहे हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा, ये कैदियों ने कहा। जो मानकों के अनुसार भोजन नहीं था, इसलिए एक बड़ी कार्रवाई हमने, वहाँ के जेल अधीक्षक हैं हरिबख्श सिंह, आशुतोष मिश्रा हैं, उप कार्यपालक हैं, श्री राजेश भारती हैं, ये हेड वार्डर हैं, जेल वार्डर हैं, और सुरेश कुमार हैं, ये जेल वार्डर हैं, और ये पाकशाला देखते हैं। जो भोजन बनता है, ये तीनों लोग हमारे, ये आशुतोष, ये पाकशाला प्रभारी हैं सर्किल के, और ये वार्डर प्रभारी हैं, और जेल अधीक्षक, इन 4 लोगों को जेल अधीक्षक को भी निलंबित किया गया। जैसा मंत्री जी बता रहे हैं कि डिप्टी जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर और 2 अन्य
जो पाकशाला यानी जहाँ भोजन बनता है उसके प्रभारी हैं, तो यही सब मिलके घपला करते हैं। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि इतिहास बनाने का बड़ा शौक है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई इतिहास बन गया कि मंत्री जी ने खाना खा लिया। अरे ये ना कहते तो बात नहीं बनती। रजी सिद्दीकी हमारे सहयोगी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। रजी, ये बड़ा चर्चित रहा कि नींबू घोटाला, लेकिन जब हमने इसको और बड़ी गहराई से देखा तो इसमें दाल में भी काला है। दाल भी घटिया थी, दाल पानी वाली थी, जितनी रोटियां दी जानी थी वो दी नहीं जा रही थी, सब कुछ जेल अधीक्षक के पेट में जा रहा था, जेलर के पेट में जा रहा है। जेल के अधिकारी देखिए खा खा के कितने मोटे हो गए हैं और कैदी मरे जा रहे हैं। रजी जी, आपको बता दें कि ये मामला बहुत चर्चित रहा कि नींबू प्रकरण आया था, लेकिन एक पहलू यहाँ से भी देखा जा रहा है कि पूर्व विधायक यहाँ के जो शरद अवस्थी थे रामनगर से, उनकी शिकायत पे ये जो मंत्री थे कार्यकाल वो आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों के साथ खाना भी खाया, अधिकारी भी मौजूद थे, तो उनको दाल भी पतली लगी और दाल में कंकड़ भी नजर आया, जिसके बाद उन्होंने जाके ये सब कार्रवाई की। हालांकि जब नींबू प्रकरण में देखा गया कि जो है विटामिन सी की कमी थी, लोगों को, कैदियों को बताया गया कि विटामिन सी के वजह से इनको नींबू पिलाया जाए, तो रजिस्टर में जो खाना पूरी की गई थी उसके बाद कैदियों से पूछा गया था, लेकिन कैदियों ने इस बात से इनकार कर दिया गया था कि जो है कुछ हमको नींबू नहीं पिलाया गया, शरबत नहीं पिलाया था। जी हाँ, वास्तव में रजी माफ कीजिएगा रजी, ये विटामिन सी तो जेल वाले ही सब ले चुके हैं। उनकी शक्लें, उनके जो उनका शारीरिक बनावट बता रही है कि कितनी विटामिन सी उनके अंदर जा चुकी है। ये कितने दिनों से चल रहा था रजी, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, ये तो काफी दिन से चल रहा था। जब आपको याद होगा कि नींबू महंगा हुआ था, तकरीबन 250 रुपए किलो बिक रहा था, तब से ये प्रकरण संज्ञान में आया था, लेकिन कुछ चर्चाओं के बाद ये दब गया था। फिर उसके बाद ये जो शरद अवस्थी थे, जो पूर्व विधायक थे, इनकी शिकायत पर कि जेल में जो हाथा होता है उस पर 25,000 रुपए लिए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह की तमाम शिकायतें उन्होंने की थी, जिसको लेकर ये कारागार मंत्री ने निरीक्षण किया। तमाम खामियां यहाँ पे नजर आई। जी, अब क्या खबर है? कुछ सुधार हुआ है कि रवैया वैसा ही चल रहा है? अभी तो किसी ने चार्ज लिया नहीं, तो अभी सुधार और रवैये की कोई बात ही नहीं की जा सकती है। जब कोई चार्ज लेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। रजी, मेरे कहने की मुराद ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई तो भाई जेलर तो खाना बनाता नहीं, या जेल अधीक्षक तो उसमें छौंक लगाएगा नहीं। मतलब कुछ सुधार की खबर आपके पास है वहां से, अंदर से, कि नहीं है? नहीं, अभी तो इस मामले में कोई भी खबर निकल कर बाहर नहीं आ रही है कि क्या सुधार हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो इसकी जानकारी मिलेगी। बहुत शुक्रिया रजी, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी जेल की तस्वीर कि विटामिन सी जेल के अधिकारी, जो बंदी रक्षक, जो पाकशाला प्रभारी, उनकी शक्लों पर ये लिखा है कि विटामिन सी सारी अंदर कर गए हैं। वो विटामिन वाली दाल भी अंदर हो गई है और भी सामग्री अंदर हो गई, और नींबू का तो कहना ही क्या। तो ये दशा है, ये वानगी है उत्तर प्रदेश की जेलों की। ये बाराबंकी एक वानगी, एक नमूना है। अगर मंत्री जी उत्तर प्रदेश की बड़े शहरों की जेलों में जाएं तो और बहुत सारे घोटाले मिलेंगे। और वास्तव में ये सरकार का पैसा है, इसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए कि भाई सरकार का पैसा लोगों के पेट में ना जाए, जिनके लिए है उनकी पेट में जाए या सरकार के खजाने में जाए। अब बात करेंगे एक ऐसी नेता से, बल्कि नेता नहीं, बिल्कुल घरेलू महिला हैं, आपको मिलवाएंगे, बात नहीं करेंगे बल्कि मिलवाएंगे आपको। एक ऐसी अब नेता हो गई हैं, बिल्कुल घरेलू महिला, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की होने वाली विधायक। बिहार विधान परिषद के लिए लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्नी देवी रजक को उम्मीदवार बनाया है। ये मुन्नी देवी रजक की तस्वीर है। वो, उनका काम कपड़े धोना है। पीढ़ियों से उनके यहाँ कपड़े धोने का काम, कपड़े प्रेस करके लोगों को पहुंचाने का काम मुन्नी देवी रजक करती रही। उनका परिवार इसी से पलता रहा है। मुन्नी देवी रजक पिछले दिनों चर्चा में उस वक्त आई जब लालू प्रसाद के पटना स्थित आवास पर सीबीआई ने छापा मारा, रेड हुई, तब उनके बंगले के बाहर भीड़ में नारे लगाती हुई मुन्नी देवी की तस्वीर
लोगों को पहली बार दिखी, लेकिन तब भी किसी ने कोई नोटिस नहीं किया था। लेकिन बंगले के बाहर जोर जोर से नारे लगाकर सीबीआई वालों को चुनौती दे रही इस महिला को जब विधान परिषद का टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया तो उनका नारे लगाने वाला वीडियो सुर्खियों में आ गया। अब मुन्नी देवी रजक का ये कपड़ा धोते हुए वीडियो वायरल है। वो बता रही हैं कि जब उनको किसी रैलियों में जाना होता है पार्टी को, तो उस दिन फिर वो प्रेस वेस वाला काम नहीं करती हैं, फिर पार्टी को डेडिकेट रहती हैं। लेकिन ऐसे आम दिनों में उनके घर का खर्च दूसरों के कपड़े धोकर, उन्हें प्रेस करके, उन्हें पहुंचाकर, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने परिवार का खर्च चलाती हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ बस स्टेशन पर वो इस्त्री करने की एक छोटी सी गुमटी भी लगाए हुए हैं, एक छोटा सा खोखा भी लगाए हुए हैं, उससे भी अर्जित होती हैं। ये भारत है, यही भारत का लोकतंत्र है कि कपड़ा धोने वाली महिला जो कपड़ा धोकर, दूसरों के कपड़े धोकर, है ना, निर्मल बिरादरी से, जिसे हम धोबी बिरादरी कहते हैं, उस समाज से ताल्लुक रखने वाली एक महिला, एक सामान्य सी महिला, अति सामान्य सी महिला बिहार के विधान परिषद में बैठेगी विधायक बनकर। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए लालू प्रसाद को भी लोग लाख गालियां दें, विपक्ष के लोग या लालू के विरोधी लाख उन्हें गालियां दें, लेकिन बिहार में अगर वास्तव में पिछड़ों के, अति पिछड़ों के और दलितों के उत्थान की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव की चर्चा किए बिना ये संभव नहीं है। अब ये विधायक बनकर कह रही हैं, अभी आपको सुनवाएंगे कि वो कह रही हैं कि हम विधायक बनकर बीजेपी वालों को धुलाई करेंगे। मुन्नी देवी रजक को जरा सुन लीजिए। को जैसे हमारा दे रहे हैं तो ही जाएंगे विधान एमएलए सभा में, उच्च सदन में अभी धो देंगे, भाजपा को धो के पटक देंगे, धोरा के पटक देना हमको भाजपा को। आपसे, आपका शुरू से तो यही का रोजगार रहा? हाँ, मेरा बिजनेस यही है। माता पिता भी कपड़ा धोते थे, हम भी धोते हैं और इसी से गुजर बसर करते हैं। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, ये अपना भी क्या करें, सादा सपेटा निमाह करके कपड़ा लता धो करके प्रेस करते हैं। खुशरूपुर स्टेशन के नीचे का घर में कपड़ा धो रहे हैं, जाते हैं खाना वाना बना उना के किसी तरह से। और जब हमारा प्रोग्राम आता तो सब काम छोड़ छाड़ के चल जाते हैं। अच्छा, जब प्रोग्राम रहता है तो सब छोड़ छाड़ के चल जाता है। जब ऐसे कि क्षेत्र में भी रहता, किसी महिला को दबाता है, तंग करता है, उसके लिए भी हम अचूक हथियार की तरह हम खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए मैं भाजपा को, मैं जैसे पटक पटक के कपड़ा धोते हैं उसी भाजपा पार्टी को पटक देंगे। आने वाला समय में गिराने का काम कह रहे हैं कि जब कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम यानी पार्टी का प्रोग्राम, और मुन्नी देवी जो जिन लोगों को लोग दबाते हैं, दबंग लोग दबाते हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ने के लिए जाती हैं। उस दिन ये कपड़े धुलाई का काम बंद कर देती हैं, प्रेस करना बंद कर देती हैं, और वो पार्टी के काम हो तभी ऐसा करती हैं, या कोई पीड़ित उनके पास आ जाए तो उसकी मदद के लिए थाना चौकी भी चली जाती हैं। उस दिन ये काम नहीं करती, बाकी लगातार उनका ये काम चलता है और यही आजीविका है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम पटक पटक के कपड़े धो रहे हैं, वैसे अगर विधान परिषद में पहुंचेंगे तो भाजपा की धुलाई करेंगे। खैर, ये राजनीतिक बयान है एक राजनीतिक कार्यकर्ता का। तो अब बढ़ते हैं चलते चलते की तरफ, और चलते चलते में आदिवासियों के उत्थान के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेकर एक ऐसे महानायक को आज नमन करेंगे। उनका शहादत दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। इस महान शख्सियत ने अंग्रेजों से लोहा लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वर्षों तक बिरसा मुंडा नेपथ्य में रहे, पता ही नहीं चला। ये अनसंग हीरोज हैं, इसीलिए इन्हें पूजा जाता है, इसीलिए हम सब इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर, उनके शहादत दिवस पर पूरा देश उन्हें नमन करता है। और अब चलते चलते आपको एक ऐसे वीडियो के साथ छोड़ जाएंगे जो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि जब भी आप ट्रेन में बैठें, सवार हों, तो गेट पर खड़े होकर कभी भी मोबाइल से बात ना करें। आप लूट सकते हैं, होशियार रहिए। ये खबर, ये वीडियो आपके बड़े काम का है, गौर से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।